नमस्कार। धीरेन्द्र पुनीर ऑफिशियल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कई बार हम लोग देश के प्रधानमंत्री पर विपक्ष को हमला बोलते हुए भी देखते हैं, कई बार उन पर सवाल उठते हैं, ये तमाम लोग कहते हैं, लेकिन उनके समर्थक आखिर उनको इतना श्रेय क्यों देते हैं? क्यों मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी उनके लिए थोड़ा अलग हैं? कई बार ये कारण आते हैं और हम लोग उन कारणों के इर्द गिर्द रहते हैं। आज फिर एक ऐसा ही कारण मौजूद हुआ जब ईरान ने भारतीय छात्रों को निकलने के लिए स्पेशल तौर पर फ्लाइट्स, जो चार्टर्ड फ्लाइट्स हैं, उनकी इजाज़त दी है, क्योंकि इस समय ईरान ने अपने एयर स्पेस को बंद किया हुआ है। लेकिन ये इजाज़त उसी तरह है जैसे यूक्रेन से जब भारतीय छात्रों को निकाला गया था। इसको एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ईरान के साथ इस वक्त वॉर में काफ़ी ज़्यादा तेजी आ चुकी है। इजराइल की मिसाइलें भी ईरान के अलग अलग हिस्सों में सटीक निशाने कर रही हैं और उसके बाद ईरान में इसको लेकर बहुत बड़ी तबाही भी है। ऐसे में भारत को ये छूट, प्रधानमंत्री मोदी और भारत की बढ़ती हुई विदेशों में स्वीकार्यता को दिखाता है कि वो कूटनीति कहीं ना कहीं तो कामयाब है। हालांकि कई बार हम लोग बहुत ज़्यादा तीखे शब्दों में प्रधानमंत्री पर सवाल उठाते हैं, लेकिन कई बार मौका होता है कि हमको खुलकर उनकी तारीफ भी करनी पड़ती है। ये ऐसा ही मौका है, हम इस पर डिटेल से बातचीत करेंगे। और भारत ने अब तक इतने प्रधानमंत्री मोदी के समय में कितने ऑपरेशन इस तरह के अंजाम दिए हैं जब उन्होंने बाहर से आपात स्थिति में हिंदुस्तान के नागरिकों को वापस लाया। इस पर भी डिटेल से बातचीत करेंगे। लेकिन पहले अभी तक की जो ईरान इजराइल वॉर की अपडेट्स हैं उन पर बात कर लेते हैं, क्योंकि आज एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है ये ईरान पर इजराइल ने कि उसने क्लस्टर बम्स का इस्तेमाल किया है। क्लस्टर बम्स यानी जो फट एक साथ बहुत सारे बमों का एक क्लस्टर्स होता है, जब वो फटता है तो बहुत बड़ी तादाद में आबादी को नुकसान पहुंचाता है, उनको जनहानि होती है। और इस तरह के जो बम हैं, क्लस्टर बम्स, इन पर 2008 में ही बैन लगाया गया था। तमाम लोगों ने एक संधि की थी जिसमें ये तय किया था कि क्लस्टर बमों का इस्तेमाल नहीं किया जाए, ख़ास तौर से जो जन आबादी है वहाँ। लेकिन इजराइल अगर ये आरोप लगा रहा है तो इसका मतलब है कि इजराइल किसी आने वाली बड़े हमले की तैयारी में है और वो हमला शायद ज़्यादा विनाशकारी हो सकता है। हालांकि ये बात अब ज़रूर सामने आ रही है कि इजराइल को ईरान की तरफ से जिस तरह मिसाइल अटैक हो रहे हैं वो काफ़ी परेशानियों का सबब बन रहे हैं। हज़ारों लोग अब वहाँ घरों को छोड़ चुके हैं, यानी उनके घर तबाह हो चुके हैं। इस तरह की स्थिति इजराइल में बहुत अरसे बाद देखी गई है, क्योंकि अगर आप हमास के उस हमले से इसको जोड़ना चाहते हैं तो ये थोड़ा अलग है, क्योंकि हमास का हमला एक आतंकी हमला था। लेकिन ये जिस तरह से वॉर की स्थिति में, इसमें बहुत लंबे समय से इजराइल को इतनी बड़ी चोट या नुकसान नहीं झेलना पड़ा है, तो ये बताता है कि लड़ाई में ऐसा नहीं है कि ईरान कमज़ोर पड़ रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि उसके पास चूँकि जिस तरह से उसका परमाणु बम है वो दुनिया के लगभग बहुत सारे देशों के लिए ख़तरा हो सकता है, इसीलिए उसको उतनी सपोर्ट नहीं मिल रही है। सिर्फ वो धुरी जिसको हमेशा से माना जाता है कि चीन और रूस, वो ईरान के साथ खड़े हुए दिख रहे हैं। बाकी तमाम देश, यहाँ तक कि पाकिस्तान जैसा उम्मा के नाम पर OIC का संस्थापक देशों में से एक भी किनारा कशी करते हुए दिख रहा है, जो सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च है। लेकिन हम बाकी अपडेट पर जो देखते हैं, ईरान ने दक्षिणी इजराइल पर मिसाइलों का भारी हमला किया था, जिसमें बेरशेवा के सोरोका अस्पताल सहित कई क्षेत्रों में लगभग 240 लोग जख्मी हुए हैं। इसके अलावा इजराइल ने तेहरान और आसपास के इलाकों में 60 जेट जहाज़ों से एयर स्ट्राइक की है। ये एक बड़ी स्ट्राइक है, ये देर रात के बाद की, आज सुबह के बाद जब ये स्ट्राइक शुरू हुई। विशेषकर निर्माण, जो मिसाइल निर्माण उनकी कैपेसिटीज है, उन सबको तबाह करने की कोशिश की, जहां उनके लॉन्चर्स हैं उनको तबाह करने की कोशिश की। और ये IRGC यानी जो इरानियन रिपब्लिक गार्ड्स कॉर्प्स का जो सबसे ज़्यादा एलीट फोर्स मानी जाती है, ख़ास तौर से इसराइल लगातार उन पर अटैक कर रहा है। वो ये इनकी जो पूरी बैकबोन है, शायद उसको तोड़ने के बाद वो कुछ और योजना आगे की सोच रहा हो, क्योंकि जिस तरह रिजीम परिवर्तन की बात की जा रही थी अभी वो इतना आसान दिख नहीं रहा है। इसके अलावा
जो इराक तेहरान के सैन्य ढांचों पर शामिल है। और आपको मालूम है कि अमेरिका के राष्ट्रपति का कोई स्टैंड अभी उसके बाद नहीं आया जब उन्होंने कहा कि वो दो हफ्तों का समय लग रहा है। तो इसको ये माना जा रहा है कि वो ये कोशिश कर रहे हैं कि बैकडोर जो पॉलिटिक्स है, यानी बैकडोर जिस तरह से वहाँ कूटनीति का एक इस्तेमाल किया जा सकता है, इन 14 दिनों में वो ईरान को ऊपर प्रेशर बनाकर वो चाहते हैं कि ईरान इस परमाणु जो अपने संयंत्र हैं उनका जो ओपन वो कर दे और हथियार का बनाने का इरादा पूरी तरह से त्याग दे। ये बात वेस्ट के कई देश, चाहे वो यूके हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, ये बात अब वो ओपनली कह रहे हैं जब से इजराइल के हमलों को कामयाबी मिल रही है। फोर्डो अभी तक अविजित है और फोर्डो ही मुझे लगता है ईरान की वो ताकत है जो ईरान को अभी तक इस युद्ध में अपने परमाणु जो प्रोग्राम है उसको पूरी तरह बंद करने से रोक रही है। तो वो एक बड़ी चीज़ है। ईरानी विदेश मंत्री अरगाची कह रहे हैं कि बातचीत तभी संभव है परमाणु पर, अब असंभव है इस पर बातचीत अगर इजराइल हमले नहीं रोकता। ईयू के साथ जिनेवा में मीटिंग्स हैं तो उन पर देखेंगे, अभी नज़र उन पर है कि वहाँ से क्या निकलता है। और अगर हम जो इजरायली मीडिया है जो किस तरह से इस समय बता रहा है कि वो पूरे यहूदिया, जोर्डन घाट समेत पूरे देश में मिसाइल के अलार्म बज रहे हैं। आईडीएफ का दावा है कि ईरान की तरफ से लगभग 20 से 240 मिसाइलें, यानी अब तक का सबसे बड़ा एक दिन के अंदर का अटैक अगर कहा जाए तो ये है। लेकिन इनमें से ज़्यादातर इंटरसेप्ट की गई हैं, 2 गंभीर और 3 मामूली रूप से घायल हुए हैं, ये उनको बता रहे हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इसमें घायलों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। खुद एक ही अस्पताल पर सरकोवा के 60 से ज़्यादा लोग घायल हैं। सरकारी चैनलों पर इस बात की लगातार अपील की जा रही है कि जो तमाम लोग हैं वो बंकर्स में जाएं। आवासीय इमारतें, सिविल हॉस्पिटल्स और वो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुए हैं। मोसाद ने जो जून 13 से अब तक उन्होंने जो लॉन्चर्स हैं, जो मिसाइल लॉन्चर्स हैं और जो उनके सैन्य ठिकाने हैं उस पर यह बताया है कि लगभग 200 से ज़्यादा मिसाइल लॉन्चर्स वो अब तक तबाह कर चुके हैं। IRGC की कई इकाइयाँ तय। तेल मार्केट में हलचल तो है लेकिन कोई बहुत बड़ा बाजार इस समय नहीं दिख रहा है। US से मैंने बताया कि एक बैकडोर चैनल कोशिश की गई है, खोला गया है और यूरोपीय विदेश मंत्री जेनेवा में इससे परमाणु पर बातचीत की मांग कर रहे हैं। इजराइल ने हिजबुल्लाह को सीधे तौर पर चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने कोई भी एक्शन लेने की कोशिश की तो उनके खिलाफ बड़ा कार्रवाई की जाएगी। अगर हम लोग देखें अब तक की अगर अपडेट की बात कर सकते हैं तो सोरोका हॉस्पिटल सहित 240 इजराइल में जख्मी बताए गए। मिसाइल अलार्म देश भर में बज रहे हैं। IDF ने तमाम लोगों को बंकर्स में जाने के लिए कहा। ईरान में तेहरान और इराक में एयर स्ट्राइक चल रही है। वरिष्ठ वैज्ञानिक की हत्या हुई है और उनका रुख और कड़ा हुआ है कि वो बातचीत नहीं करेंगे। अमेरिका अब डिप्लोमेसी की कोशिश, बैकडोर चैनल पर जो बातचीत चल रही है ये साफ तौर पर अब आ गया है कि अमेरिका इन 2 हफ्तों में प्रेशर बनाकर ईरान पर इस बातचीत को किसी एक मुकाम तक ले जाना चाहता, नहीं तो 2 हफ्ते बाद एक बड़ी कार्रवाई अमेरिका से एक्सपेक्टेड की जा रही है। यूरोप पूरी बातचीत पर लगा हुआ है और मुझे लगता है कि मोसाद की ड्रोन एयर स्ट्राइक अभी चलती रहेगी। इस हाइब्रिड युद्ध की तैयारियां चलती रहेंगी और मीडिया की सेंसरशिप तमाम जगह है। वो हम लोग देख रहे हैं कि एक तरफ से अगर ईरान में मीडिया को लेकर जिस तरह का पाबंदी लगाई गई है वहीं इजराइल और अमेरिका उस मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं इसको कह सकता हूं कि ये एक बहुत बड़ा स्ट्राइक था। लेकिन अब हम वापस अपनी उस खबर पर जाते हैं जिसके लिए आज प्रधानमंत्री मोदी को फिर से इस देश के लोग धन्यवाद दे रहे हैं। वो ये है कि ईरान ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंधु के तहत आज ईरान की सरकार ने अपना एरोस्पेस जो आमतौर पर प्रतिबंधित किया हुआ है, इस वक्त पूरी तरह बंद किया हुआ है, उसमें विशेष रूप से भारतीय छात्रों के करीब 1000 जो भारतीय छात्र हैं उनके लिए ये पाबंदियां हटा दी हैं जो मैसज से 3 चार्टर्ड विमानों द्वारा निकाले जाएंगे। ये लगातार हम कह रहे हैं कि किस तरह से भारत अपनी कूटनीति को एक अमेरिका से अलग लेवल पर ले जा रहा है। आप ये सोचिए इस समय अमेरिका से सीधे तौर पर टकराव की मुद्रा में है ईरान और वो ईरानी तमाम मिसाइलें जो हैं जल्द ही अमेरिका के ठिकानों पर भी गिरा सकता है, ये तमाम चर्चाएं हैं। लेकिन ऐसे में ईरान उसी भारत के लिए स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट की इजाज़त दे रहा है और वो भी छात्रों के लिए जो ऐसे समय में जब उसका एयरफील्ड पूरी तरह से एक तरह से मैश में है। तो ये एक बड़ी बात है। इरना के एक अधिकारी ने जो मोहम्मद जावेद हुसैनी ने स्पष्ट कहा है कि हम भारतीयों को अपने ही लोग मानते हैं और विशेष
विशेष परमिट दिए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है और जो हमारे देश के इस कूटनीति की तरफ एक बड़ा इशारा करती है। आज दोपहर जो पहला बैच था वो दिल्ली में आ गया था, आपने देखा होगा, उस पर अलग अलग समय से कल देखा था। बाकी बचे हुए 900 से 900 लोग हैं जिनके लिए 3 उड़ानों की व्यवस्था की गई और ये 3 उड़ानें मसद से होंगी और वहाँ तक अलग अलग जगह से युद्ध क्षेत्रों में जहाँ जहाँ इस समय स्ट्राइक हो रही हैं वहाँ से निकालकर छात्रों को पहुँचाया जा रहा है। तो ये एक बात बता रहा है कि किस तरह से हमारा जो एस जयशंकर का जो एक पूरा मिशन है, जो विदेश मंत्री हमारे हैं, कि किसी भी तरह से जो भारतीय वहाँ फंसे हुए उनको निकाला जा सके। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है जिसके बारे में अभी नहीं सोचा जाता होगा, आपने देखा होगा कि अफगानिस्तान से जिस तरह से श्री गुरु ग्रंथ साहिब लाए गए थे उसी तरह से ईरान में 2 गुरुद्वारे हैं, 2 बड़े गुरुद्वारे हैं जिनको जहां एक बार जब प्रधानमंत्री मोदी गए थे, जब उन्होंने शपथ ली थी, उसके 2 साल बाद जब वो ईरान गए थे पहली बार, तो उन्होंने वहां जाकर एक गुरुद्वारे पर मत्था भी टेका था। तो वहां से एक चूंकि अब एक सिंह सभा की तरफ से इस तरह का आह्वान आया है, क्योंकि ये कहा जाता है 2000 के करीब वहाँ सिख ईरान में रहते थे। चूँकि जब ईरान बंटवारे के वक्त कुछ लोग वहाँ से अफगानिस्तान से और इधर पाकिस्तान से जो बंटवारा जब हुआ था हिंदुस्तान का और पाकिस्तान का, उस वक्त ईरान चले गए थे। लेकिन 1979 के बाद ये संख्या धीरे धीरे कम होती रही थी। तो अब उन्होंने भी ये कहा है कि वहाँ जो गुरु ग्रंथ साहिब है उनको भारत लाया जा सके। तो ये एक बड़ी चीज़ है। अब मैं आप देख रहे हैं कि ये दूसरा अवसर है सीधे तौर पर, अगर छात्रियों की बात की जाए, कि दुनिया में खुली एयर स्पेस, यूक्रेन में भी पड़ोसी सहयोग पोलैंड, हंगरी आदि से बड़े पैमाने पर छात्रों को निकाला गया था। 22,000 भारतीयों समेत कुल 25,000 लोगों को उस वक्त से निकाला गया था। ईरान ने अपनी एयर स्पेस को अब इसीलिए छोड़ा कि सिर्फ भारतीय छात्र यहाँ से निकल सकेंगे। तीसरा बैच आज शाम को रवाना होगा। यूक्रेन के मुकाबले में अगर हम इसको देखते हैं तो ये ज़्यादा बड़ी बात है। ईरान के साथ भारत के जो लंबे समय से रिश्ते हैं उस पर अमेरिका का प्रेशर रहता रहा कि उन रिश्तों को ख़त्म किया जा सके। लेकिन भारत ने खासतौर से इस सरकार ने एक चीज़ बेहतर की, जो हैफनेशन जिसको कहा जाता है, जिस पॉलिसी को, कि आपके साथ यानी 2 देशों के साथ अलग अलग उनके बीच के रिश्तों से प्रभावित हुए बिना भारत दोनों से अलग अलग तरीके से बातचीत कर रहा है। तो ये पॉलिसी जिस पर बहुत ताकत के साथ इस सरकार ने अमल किया है, मुझे लगता है कि ये फ्रूटफुल है। और भारतीय छात्रों को तो हम लोग देख ही रहे हैं। ये जो इसको ऑपरेशन गंगा उस वक्त नाम दिया गया था। मैं दोनों का अंतर एक बार बता देता हूँ। एयर स्पेस एक्सेस थी, खुले क्षेत्र थे, नाटो और पड़ोस द्वारा ऑपरेशन गंगा जो 2022 में हुआ था। इस समय ईरान का बंद एयर स्पेस है और बहुत ही सेलेक्टेड खुला जो छूट दी गई थी वो सिर्फ भारत को दी गई। उस वक्त निकाले गए थे 18,000 छात्र, कुल 25,000 इंडियन निकाले गए थे यूक्रेन से ऑपरेशन गंगा में। अभी 1,000 छात्रों को यहाँ से निकाला जा रहा है, 18,000 के करीब है। भारत सरकार इसको और बड़ा करने की कोशिश कर रही है ताकि एक एक भारतीय को वहां से सुरक्षित निकाला जा सके। अगर हम रास्ते की बात करें, जो ऑपरेशन गंगा में इस्तेमाल किए थे, रोड, एयर, पोलैंड और हंगरी का इस्तेमाल किया था। इस वक्त अगर हम लोग देखें, तेहरान से मैसद, मैसद से येरेवान और वहां से चार्टर्ड फ्लाइट आ रही थी, ये वो रूट है। इसके अलावा मैसद तक, यानी बाकी ईरान से तमाम हिंदुस्तानी छात्र मशहद तक पहुंचेंगे और वहां से फिर चार्टर्ड फ्लाइट से यहाँ आएंगे। मुझे लगता है कि जो समय सीमा थी वहाँ सप्ताहों का था, लेकिन वर्तमान में समय सीमा कम है क्योंकि खतरा बड़ा है। यहाँ वॉर बड़ी है। जिस तरह से ये कोशिश की जा रही है कि ईरान की सहयोग नीति भारत की तरफ, मुझे लगता है कि बहुत ही बेहतर तरीके से भारत ने इस ईरान के साथ इस बातचीत को किया, तभी ईरान की तरफ से इस तरह का सहानुभूतिपूर्वक वो निकाला गया। अभी यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के जो लोग हैं, कुछ अन्य लोगों ने भी अपने नागरिकों को वहाँ से निकाला है। चूँकि सीधे तौर पर अमेरिका नहीं, वहाँ से उनके लोग ज़्यादातर ईरान में नहीं जाते हैं उस घटना के बाद से, लेकिन EU के बहुत सारे लोग थे। लेकिन चार्टर्ड की सुविधा केवल और केवल हिंदुस्तान को दी गई है। ये एक अलग किस्म की कूटनीति दिखाती है। ईरान ने एक कदम जब उठाया, जब उसका तनाव और युद्ध एकदम सामने है, तो इसको ये कहा जा सकता है कि भारत के प्रधानमंत्री या उनका ऐसा जो युद्ध या तनाव भूमि है, ऐसे विशेष राष्ट्र कूटनीति और सहयोग के उदाहरण बहुत बिरले होते हैं। मुझे लगता है कि हम इसको ऐसे वक्त में ये एंजॉय तो कर सकते हैं कि भारत ने अपने नागरिकों को इस वक्त बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की है और ये एक बड़ा
जो कूटनीतिक सफलता है, जिसमें हम लोगों को उनको भी देना होगा ये श्रेय, देश के प्रधानमंत्री को देना होगा, और साथ ही साथ ये श्रेय कम से कम एस जयशंकर और उनकी टीम को भी देना होगा। अगर हम लोग कुछ इस तरह के पुराने वो देखने की कोशिश करें कि किस तरह से हम लोगों ने अलग अलग समय पर निकाला है, उन ऑपरेशंस को देखें, तो उन पर मैं एक आपको 1 मिनट देना होगा कि मैं वो तमाम लिस्ट जो नोट्स बनाया है उसमें मैं बताता हूं कि ऑपरेशन राहत भारत ने अभी तक 2015 यानी मोदी के कार्यकाल के वक्त के मैं समय बता रहा हूं कि किस तरह से इस सरकार ने बिना किसी हल्ले के अपनी कूटनीति के सहारे अपने लोगों को किस तरह निकाला। हम 2015 ऑपरेशन राहत से शुरू कर सकते हैं, जो यमन में किया गया था। यमन में गृह युद्ध के दौरान भारत ने एयर इंडिया और वायुसेना की मदद से लगभग 4640 भारतीयों को और 960 विदेशियों को बाहर निकाला था वहां से सुरक्षित। आपको याद होगा भारत सरकार के मंत्री उस प्लेन में थे और अलग अलग समय आपने देखा होगा अलग अलग समय में भारतीय मंत्री वहां गए और प्लेन में अपने लोगों को लेकर आए थे। इस दौरान बहुत से विदेशियों ने भी इस सुविधा का लाभ उठाया था और इस बात के लिए धन्यवाद दिया था, क्योंकि भारत को ये एक्सेस उसको अपनी कूटनीति की वजह से मिली थी। इसके बाद ऑपरेशन संकट मोचन था, ये 2016 में दक्षिणी सूडान में निकाला गया था। जुबा में माफ कीजिएगा तबियत थोड़ा सा। जुबा में गृह युद्ध के समय एक विशेष जहाज और 2 C-17 वायुसेना विमान की मदद से भारतीय नागरिकों और अन्य विदेशी नागरिकों को बाहर निकाला गया था। उसी तरह से ऑपरेशन देव शक्ति जो 2021 में यानी अफगानिस्तान काबुल वाला, जब आपने देखा होगा कि अफगानिस्तान से निकलते हुए लोग प्लेन पर चढ़ गए थे और वहां से गिरकर उनकी दर्दनाक मौत पूरी दुनिया ने देखी थी, लेकिन उसी समय भारत ने अपने लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला था। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है और ये उन लोगों से पूछिए, इस पर हो सकता है बहुत सारे लोगों को लगे कि शायद गोदी मुड़िया इसको एक्सेजरेट कर रहा है, इसको बढ़ा चढ़ा कर, लेकिन आप ये सवाल उन लोगों से पूछिए जो लोग अपने परिजनों को देखने के बाद हरे हो रहे हैं। उनको देखिए जो माँ अपनी बेटी का माथा चूम के भारत सरकार को तारीफ कर रही है और उसको धन्यवाद दे रही है, तो आप इसको उस अंदाज से देखिए। कई बार कई चीजें होती हैं उन पर राजनीति कहीं बाहर छोड़ देनी चाहिए, कम से कम भारतीयों को वापस लाने वाला ये एक मामला है। ऑपरेशन गंगा 2022 में यूक्रेन में चलाया गया था माफ कीजिए। यूक्रेन में 18,282 भारतीय छात्रों को निकाला गया था, इसमें संख्या 25,000 भी, इसमें 90 उड़ानें भरी गई थी। इसी तरह फिर ऑपरेशन कावेरी 2023 में चला गया, ये सूडान में था, वहां भारतीयों की संख्या लगभग 4,000 थी, वैसे 3961 एग्जैक्ट संख्या थी, और कुछ विदेशी नागरिकों को भी बाहर से लाया गया था। ऑपरेशन सिंधु इस वक्त चल रहा है और मुझे लगता है कि पहले छात्र जो 110 निकले हैं, 1000 अब आने वाले हैं। और इस समय मुझे ये कहने में कोई हो नहीं, मोदी के कार्यकाल में कम से कम 6 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संकटों में भारतीयों को बाहर निकाला गया, जिसमें से 4 ऑपरेशन विशेष रूप से जिसको कहा जाता है आपातकालीन रोल कॉल यानी रफ्तार वायुसेना की मदद लेकर किए गए थे। अब उस पर हम लोग और ज़्यादा बातचीत करने की बजाय आगे की तरफ बढ़ते हैं। खबर वो भी है कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से बिहार के मंच पर राजनीति का आगाज किया है और उसी तरह से जवाब भी तेजस्वी ने जिस तरह से बिलो द बेल्ट जाकर दिया है, क्योंकि आज अब राजनीति शुरू हो गई। अब आप मर्यादाओं को कहीं और रख दीजिए, मर्यादाओं के तीर उन तर्कसों में रख दीजिए जिनको कभी भी किसी धनुष पर चढ़कर सामने नहीं जाना है। इस वक्त की राजनीति वो राजनीति है जहां एक दूसरे के लिए सम्मान या आदर की बातें बहुत अतीत की बातें हो गई हैं। जैसे कहते हैं कि पुराना जमाना गया तो अपने साथ बहुत सारी चीज़ें ले गया, शायद इस वक्त की राजनीति में भी यही बड़ी चीज़ है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के विधानसभा चुनाव की तरफ जिस तरह इशारा किया, सिवान में मंच पर, इस मंच पर आपने देखा होगा पूरा एनडीए के लोगों को प्रधानमंत्री मोदी ने संकेतात्मक तरीके से उनको वहां सबसे बातचीत की, यहाँ तक कि उपेंद्र कुशवाहा के कान में जब बोलते दिखे। इसके अलावा चिराग पासवान जो हाथ जोड़कर अभिवादन कर रहे थे प्रधानमंत्री, उनसे मिले। तो एक तरह से आज की जो सभा थी वो भले ही विकास के कार्यों की बात कर रही हो, और सिवान मुझे लगता है सिवान से बेहतर जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल आज बीएम ने किया है वो और कहीं हो भी नहीं सकते थे। क्योंकि आपको याद होगा सिवान, शहाबुद्दीन का सिवान, जहां एक परिवार के बेटे की हत्या की गई,
उसके बाद उसके 2 सगे भाइयों को तेजाब से नहला कर मारा गया, तेजाब से जिंदा जला दिया गया, जिन लोगों को उनके माँ बाप चंदन बाबू और तमाम उनकी पत्नी को तमाम लोगों ने सोशल मीडिया के इस दौर में देखा है, वरना तो लोगों को ये याद नहीं था, क्योंकि इस देश की मीडिया का एक खास वर्ग ने शहाबुद्दीन को भी नायक बनाया था। वो इस तरह का नायक था जो मैगजीन्स के कवर पर छपता था और उसको रॉबिन हुड की उपाधि दे रखी थी। उस तमाम में अगर ये सोशल मीडिया नहीं होता तो शायद आप में से आधे से ज़्यादा लोगों तक ये सच्चाई कभी पहुंच ही नहीं पाती। मैं इसको आधे से ज़्यादा कम कह रहा हूँ, ये 90 से 95%, क्योंकि जो आप तक छपा हुआ शब्द जाता था या जो स्क्रीन पर आप देखते थे, उसके अलावा आपको वेरीफाई करने का कोई ताकत आपके पास नहीं थी। लिहाजा जो एक ग्रुप चाहता था वही इस देश में लोगों के जहन तक पहुंचता था। शहाबुद्दीन जैसे माफिया जिसको कोरोना काल में जिसकी डेथ हुई, उसकी हत्याओं के सिलसिले इतने बड़े हैं, लेकिन आप ये देखिए इस देश की राजनीति का दुर्भाग्य कि वो वामपंथी संगठन जो उसमें नायकत्व ढूंढते थे, उन्हीं के जेएनयू के अध्यक्ष चंद्रशेखर को उसने किस तरह से मारा था। उसकी माँ उसके सामने खड़ी हुई, लेकिन बाकी किसी की हिम्मत नहीं थी। उसी चंद्रशेखर को जो आरजेडी की लालटेन हुआ करता था उस पूरे इलाके में, और आतंक का, मुझे लगता है आतंक की टॉर्च थी, उसके जाने के बाद भी आज वहीं से उन्होंने जंगल राज की वापसी की शुरुआत हुई। आपको याद होगा ये जंगल राज एक ऐसा जो नारा है जो लालू परिवार के साथ जुड़ गया। 90 से लेके 2005 के बीच में बिहार से जिस तरह का पलायन है, उस पर बिहार के लोगों ने अलग अलग समय लिखा है। चूँकि पत्रकारिता में बहुत सारे लोग बिहार के हैं, लिहाजा उसकी आपने देखा होगा टुकड़ों टुकड़ों में वो किताबें भी आई हैं, सब चीज़ें आई हैं, लेकिन एक कंप्लीट अगर उस दौर के काली हकीकत को देखेंगे, भूरा बाल साफ करो यानी भूमिहार राजपूत, भूमिहार ब्राह्मण राजपूत और बनिया, इन सबको साफ करने का आह्वान करने वाले, चरहा विद्यालय खोलने वाले, और जो सेक्रेटरी थूकने पर जिसके लिए सेक्रेटरी थूकदान उठाता हो, उस दौर की बात कर रहे हैं। शिल्पी अपहरण हत्याकांड, रेप कांड, एक के बाद एक कांड, यहाँ तक कि चंपा विश्वास का वो रेप यानी आईएएस की बीवी के साथ रेप, आईएएस घुटनों के बल बैठकर अपनी जान की भीख मांगता हो, उस राज्य के दौर को आप अगर प्रधानमंत्री सिवान से बोलते हो तो मुझे लगता है इससे बेहतर एक इस पे मैसेजिंग का कोई रास्ता हो नहीं सकता। और एक बहुत बड़ी बात उन्होंने की, क्योंकि जो नौजवान है, जो युवा है, उनके लिए वो सिर्फ किस्सा है, किस्से में और पुरानी चोट में कोई बहुत ज़्यादा अंतर रह नहीं जाता। बस आपको ये याद रहता है कि हाँ उस वक्त चोट लगी थी और आप धीरे धीरे भूल जाते हैं। लेकिन उस काले राज के बारे में अगर उस समय के बारे में वहाँ के लोग अगर बताएंगे तो शायद आपको पता चलेगा कि किस तरह से अलग अलग हिस्सों में माफिया उस हिस्से की एक तरह से बोली लगा रहे थे जहां हिंदुस्तान का संविधान था। बहुत सारी कहानियां आपको सुनाई देंगी। उस समय विश्वास यूएन विश्वास सीबीआई के अफसर की तारीफ भी होंगी जब आप इतिहास के पन्नों में झांकेंगे। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी उनको वहीं ले गए। उन्होंने पंजा और लालटेन, उन दोनों के शिकंजे से बचने की राय दी। उन्होंने कहा लालटेन और पंजे के शिकंजे से बचना है। जंगल राज जिन्होंने जंगल राज लाया था वो दोबारा लौटना चाहते हैं। लाइसेंस राज, माफिया राज, गुंडा राज बिहार के उसको भरा रहा। आज ये बात वहाँ से जब चूँकि आजमगढ़ में एक उसमें मुख्यमंत्री योगी भी थे, उन्होंने भी उस राज की याद की। तो मुझे लगता है आज जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने इस पूरे समय को जोड़ते हुए कहा, क्योंकि जिस तरह से माई समीकरण और तेजस्वी को युवाओं के लिए उम्मीद और नौकरी पर बात करते हुए जिस तरह से एक पूरा नैरेटिव इस समय सेट किया जा रहा है, बीजेपी के लिए ज़रूरी था कि प्रधानमंत्री मोदी वहां से उस नैरेटिव के खिलाफ बड़ा आह्वान करते, क्योंकि जो बिहार के बीजेपी के नेता हैं उनमें शायद इतनी, मुझे नहीं लगता कि इतनी उनकी क्षमता या इतना उनके अंदर तेज है कि वो इस तरह के मसलों में उनके साथ बात कर सकते और उस नैरेटिव को वापस ला सकते। क्योंकि इस पूरी लड़ाई में मैं जैसा सुबह भी आपने वीडियो में देखा था कि मैंने साफ तौर पर कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी की और एनडीए की वहाँ उम्मीद है। साथ में अगर चिराग पासवान, उपेंद्र
कुशवाहा, जितन राम मांझी और चूंकि सबसे बड़े तो नीतीश कुमार जो बैलेंसिंग व्हील है वो साथ में हो, तब भी बीजेपी को अपने इसी चेहरे, अपने इसी राजनीतिक हथियार पर सबसे ज़्यादा भरोसा है, जो पिछले कुछ समय से कम उनको अगर उनका एवरेज देखेंगे तो वो फर्स्ट क्लास से डिस्टिंक्शन मार्क से साथ अपनी पार्टी को दे रहे हैं। वो आज जो 22 परियोजनाओं का उद्घाटन उसमें उन्होंने किया, 55,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़क, 1.5 करोड़ घरों में बिजली और वैशाली देवरिया लाइन, वंदे भारत एक्सप्रेस, इन तमाम चीज़ों के साथ अब बिहार अफ्रीका तक पहुंचाएगा अपनी भारतीय लोक निर्मित इंजन के साथ। मेक इन इंडिया की बातचीत भी उन्होंने की है और बहुत बड़ी बातचीत का जो लगातार उनके भाषण में था वो पूरा चुनावी केंद्रित था। आपने देखा अम्बेडकर को लेकर जिस तरह से एक फ़ोटो के साथ विवाद हुआ, क्योंकि लालू यादव के जन्मदिन पर एक फ़ोटो जो उनके पैरों के पास थी, उस फोटो को लेकर जिस तरह का विवाद हुआ उसको भी प्रधानमंत्री मोदी ने इस वक्त तमाम लोगों को याद दिलाने की कोशिश की। क्योंकि आप देखिए इस पूरे हिस्से में 40% वहाँ उस सीट पर काफ़ी बड़ी संख्या में दलित और आदिवासी समाज के लोग, खासतौर से दलित समाज है। और अगर पूरे बिहार में देखें तो ये संख्या 22% की तरफ है, जो मई समीकरण के दोनों हिस्सों को अगर अलग अलग करते हैं तो वो अकेले में ज़्यादा बैठती है या बराबर बैठती है। तो ये एक बहुत बड़ा दलित वोटों का मुझे लगता है कि वो कोशिश कर रहे हैं पीएम उसको अपने साथ। और तेजस्वी को उन्होंने कहा युवराज ऑफ जंगल राज, यानी जो तेजस्वी को कल ही मुख्यमंत्री पद का चेहरा लालू यादव ने अपनी पार्टी की ओर से घोषित किया और उनको इंडी गठबंधन का चेहरा भी बताया जा रहा, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर अपनी लड़ाई को वहीं ले गए। युवराज को उन्होंने पीएम मोदी इसका दोबारा से इस्तेमाल कर रहे थे। और चूंकि अब ये लड़ाई खुल चुकी है, मैंने आपसे कहा कि मर्यादाएं तो अब ऐसे बहुतरे तीरों में बदल चुकी जिनको कभी भी किसी धनुष पर चढ़ाया नहीं जाएगा। पीएम की फ्रिक्वेंट बिहार यात्रा पर उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री मोदी बिहार में 10 भाषण दे चुके हैं, सौगात है, लेकिन कोई परिणाम नहीं, इस तरह का कोई परिणाम नहीं निकला। 200 भाषणों से कुछ हासिल नहीं हुआ। मोदी की 4 यात्राओं का कोई अर्थ नहीं है और जंगल राज की तरह अब राक्षस राज है। राबड़ी देवी तो निजी हमले पर आ पहुंची। हालांकि जिस तरह से अगर हम लोग बात करते हैं तेजस्वी की, उन्होंने भी पॉकेट मार प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, अचेत अवस्था वाला मुख्यमंत्री और पॉकेट मार प्रधानमंत्री जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके इस लड़ाई को तीखा करने की कोशिश की है। लेकिन मुझे लगता है कि जो स्विंग वोटर हैं वो कम से कम तेजस्वी के इस बयान को किस तरह देखेंगे, इस पर बड़ी नज़र रहनी चाहिए। क्योंकि जिस पूरी लड़ाई में तेजस्वी के लिए मजबूरी है कि वो प्रधानमंत्री पर हमला बोले, क्योंकि कोई भी वहाँ मुख्यमंत्री पद का चेहरा इस तरह नहीं दिखता जो बीजेपी की तरफ से हो। और जेडीयू पर वो इसलिए अब अटैक करने से, हालांकि इस समय कर रहे हैं, लेकिन उनको मालूम है कि हो सकता है चाचा से कोई उम्मीद उनको लग जाए, क्योंकि चाचा के पेट में दांत हैं, ये उनके पिताजी ने पूरे देश को बताया था। तो कहीं पेट के दांत फिर दोबारा कुछ नया ना कुतरने लगे, इसी उम्मीद में तेजस्वी कोशिश कर रहे हैं कि अब वो जो है उनसे बचाकर प्रधानमंत्री पर सीधा तीखा हमला बोले, ताकि जो वोटर स्विंग वोटर है उसको अपनी तरफ लाया जा सके और कम से कम मुस्लिम वोटों में अगर कोई संभावित बंटवारा है तो उसको रोका जा सके। और राबड़ी देवी, चूंकि मैं इनको वाकई लोकतंत्र का चमत्कार मानता हूँ और ख़ास तौर से उस समय के पत्रकारों ने तो यही कहा था, क्योंकि जिन पत्रकारों की समझ में ये समझ रहे थे कि लोकतंत्र जो है क्रिमिनल्स, बदमाशों और उनके सहारे से बचेगा, उन लोगों को ये लोकतंत्र का चमत्कार जरूर लगा था जो एक परिवार की और पति के सिर्फ उसके कृपा पात्र के वजह से वो मुख्यमंत्री बनी। इसको कोई बहुत बड़ी मतलब इस पर आप अपने सीने को ठोक कर गर्व बता सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये कम से कम एक लोकतंत्र के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ नहीं थी। उन्होंने कहा था, अब उन्होंने निजी हमला बोला है, दिस इज़ नॉट जंगल, मतलब माफ़ कीजिएगा वो नहीं, अगर इस तरह बोलती, चूँकि अखबार की कटिंग्स में था जो उन्होंने आज भाषण दिया था कि ये अगर वो जंगल राज था वो लेकिन अब ये राक्षस राज है। बेटी बहू घरों में मर रही हैं, लूट हो रही हैं। और आज इस पर बहुत बड़ी बात हुई, कानून व्यवस्था का कुछ आंकड़े भी देने की कोशिश की। तेजस्वी ने चूंकि डायनेस्टी पर कटाक्ष किया था पीएम मोदी ने, तो तेजस्वी ने सही जगह पर चोट की। उन्होंने कहा कि इस मंत्रिमंडल में भी कम से कम 50% डायनेस्टी के लोग हैं, यानी जो वंशवाद है वो नारा मुझे लगता है बहुत है। तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी तेजस्वी ने फिर हमला बोला कि भाई पेपर लीक में आपकी सरकार में, सीबीआई पेपर लीक आपकी सरकार में, सीबीआई पर हमला आपकी
सरकार में जंगल राज किसी और का। तो बहुत सारी बातें आज होती रही। मुझे लगता है कि जो नैरेटिव पीएम मोदी ने सेट करने की कोशिश की वो ये था कि जंगल राज लौटेगा और अगर उनको चुना जाता है, और उन्होंने अपने विकास को गिनवाया। उधर से तेजस्वी यादव इस नैरेटिव को काटते दिखे कि राक्षस राज तो पहले से ही चल रहा है, तो उसमें क्या है, डेवलपमेंट और रिजल्ट की बात की प्रधानमंत्री मोदी ने कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाया, रोड्स, प्लांट्स और उन लोगों को, लेकिन उसको काटते दिखाई दिए तेजस्वी, जिन्होंने कहा कि ये सिर्फ सब्ज बाग है, ये कुछ नहीं है। पर्सनल आपको मालूम है आज अटैक के साथ ही शुरू हुआ जो तमाम चीज़ों पर। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी लड़ाई की शुरुआत है। बिहार का चुनाव दिलचस्प होता है, उसका असर बाकी राजनीति पर उतना नहीं होता जितना आप बिहार के पत्रकारों से या बिहार के अखबारों से सुनते हैं। लेकिन हाँ, असर अभी ये सबसे बड़ा चुनाव हाल फिलहाल के वक्त में होगा, आने वाले समय में, क्योंकि उसके बाद अगले साल चुनाव होंगे। तो लिहाजा उसका असर कम से कम पत्रकारिता के अंदर तो बहुत होगा और यूट्यूब पर भी बहुत होगा, बाकी हो गया नहीं। तो इसीलिए जो जंग अब ये लड़ी जाएगी वो अब मीडिया के वॉर के साथ शुरू होगी। तो इस पर हम लोग दोनों नेता कोशिश कर रहे थे आज अपने अपने नैरेटिव को सेट करने की। अभी तो इस पर बहुत बड़े, मुझे लगता है, बड़ी चीज़ें होंगी। बिहार का चुनावी माहौल गर्म हो चुका है और लोकतांत्रिक बहस और अपराध और शासन पर हम लोग सुनते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि आज इतना ही, हालांकि और भी कई खबरें थी जिन पर मुझे लगता है विस्तार से बातचीत की जानी चाहिए थी, लेकिन उन पर फिर कल सुबह भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।